नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी की साजिशों का पर्दाफाश हो गया। नरेंद्र मोदी की साजिशों के खिलाफ पूरा विपक्ष देश का एक मत एक स्वर में खड़ा हो गया। नरेंद्र मोदी की साजिशों के खिलाफ देश के तमाम हिस्सों में भारी गुस्सा दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी की साजिश के खिलाफ महिलाएं भी उबाल खा रही हैं और पिछड़े भी, दलित भी इसको लेकर के बहुत सशंकित है और आदिवासी भी इसको लेकर परेशान है। नरेंद्र मोदी ने जो साजिश रची है वो मनुवादी संस्कृति का परिणाम है। जी हां, वही संस्कृति और वही संस्कृति जो अंग्रेजों ने भारत में शुरू की थी कि फूट डालो, राज करो, इधर तोड़ो उधर तोड़ो, टुकड़े टुकड़े करो और मैदान जीत लो। जी हां, यह साजिश रची, लेकिन इस साजिश को सबसे पहले श्रीमती सोनिया गांधी ने इसको खोल दिया था। उसके बाद में राहुल गांधी हो या जयराम रमेश हो, उन्होंने इस पर सब कुछ बता दिया और फिर पूरे देश भर में विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस पर आशंका जाहिर की थी। जब ड्राफ्ट आ गया कि क्या नरेंद्र मोदी सदन में लाना चाहते हैं और किस तरह से भारत की संसद में वह साजिश रचना चाहते हैं कि जिसके बाद वो जिंदगी में कभी भी इस पद से ना हटाए जा सके, इतना तरीके से वो अपना खेल करना चाहते हैं, तो सबको समझ में आ गया कि बिल्कुल सही कहा था श्रीमती सोनिया गांधी ने, बिल्कुल सही कह रहे थे राहुल गांधी, और बहुत सही आशंकाएं थी देश के तमाम विद्वानों की। जी हां, ऐसे में ये तब कर रहे थे नरेंद्र मोदी जब देश गंभीर संकटों से गुजर रहा है, दुनिया संकटों से गुजर रही है। पश्चिम एशिया का संकट पूरी दुनिया को तबाही की ओर ले जा रहा है। तब उस तबाही से निपटने की बजाय नरेंद्र मोदी साजिश करते हैं देश के लोगों के खिलाफ, सिर्फ अपनी सत्ता के लिए। जी, तभी शायद राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में कहा कि नरेंद्र मोदी देशद्रोही है। मैं नहीं कहता हूं, राहुल गांधी ने कहा कि वो देशद्रोही है और श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को असल में महिलाओं की नहीं, अपनी फिक्र है, अपनी पार्टी की फिक्र है और वो महिलाओं का भला नहीं चाहते हैं, वो पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों का भला नहीं चाहते हैं, वो असल में अपने हित के लिए काम कर रहे हैं। जी हां, वो सब उस ड्राफ्ट बिल में सामने आ गया। तो आज उसी पे आपसे बात कर रहा हूं, तब जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, घर पर मीटिंग हुई विपक्ष के तमाम नेताओं की, और उसमें भारत के तमाम दलों के नेता मौजूद थे और उन नेताओं ने वह सब कुछ देख लीजिए। देश के तमाम विपक्षी दलों के नेता वहां पर मौजूद थे और उन नेताओं के जो डिसीजन लिया, जो बातें हुई, उसमें यही फैसला लिया गया कि लोकसभा में महिलाओं को तत्काल आरक्षण देने और आज जो परिस्थिति है उसी के मुताबिक दे करके आगे जब भी कभी सीटें बढ़े तो उसी अनुपात में बढ़ाए जाने को लेकर के जो सभी विपक्षी दल हैं वो एक मत से पूरी तरह से सहमत है। वो चाहते हैं महिलाओं को हक मिले और पूरा हक मिले। यह नहीं कि अभी आज के हिसाब से जो उन्हें दे दिया जाए और उसके मुताबिक महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन जो लिमिटेशन होगा उसमें उनके हक मारे जाएंगे, उसमें दलितों के हक मारे जाएंगे, पिछड़ों के हक मारे जाएंगे, आदिवासियों के हक मारे जाएंगे।
तो वह नहीं होना चाहिए, तो उसको लेकर के तो इसलिए डिलिमिटेशन का विरोध होगा। डिलिमिटेशन जो बैकडोर के रास्ते लाया जा रहा है, जो बात श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने लेख में लिखी थी, वही बात साबित हुई। और वो डिलिमिटेशन जो लाया जा रहा है उसका सभी एक मत से विरोध करेंगे। सभी दलों ने इसके लिए अपने अपने जो भी सांसद है उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि वो संसद में उपस्थित रहेंगे, पूरी उपस्थिति रहेगी और डट कर विरोध करेंगे इस बिल का। जी हां, यह फैसला होता है, यह फैसला होता है कि किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे इसको लेकर के बड़ा विस्तृत बताते हैं। और ऐसे मौके पर समाजवादी पार्टी भी थी, टीएमसी भी थी, डीएमके भी थी, उमर अब्दुल्ला खुद मौजूद थे, उसके अलावा जो लालू के बेटे हैं वो भी मौजूद थे, और इसी तरीके से तमाम सारे नेता मौजूद थे। और उन नेताओं ने इस रणनीति को जो नरेंद्र मोदी ने खेल खेला था उसको डिकोड कर दिया, और डिकोड करके इसमें यही कर दिया कि अब इसकी लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। साफ साफ रेजोल्यूशन पास हुआ कि सभी विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाए, जिसे मौजूदा लोकसभा की 543 सीटों के आधार पर दिया जाए, और इसके बाद महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह लागू किया जाए। सभी विपक्षी पार्टियां परसीमन के प्रावधानों के बिल्कुल खिलाफ है। हम लोकसभा में और राज्यसभा में बहस में भाग लेंगे और इसका खुलकर विरोध करेंगे, यह बात जयराम रमेश ने बता दी। इसके बाद में आप देखिए इसी तरह नहीं होता है। इस बिल में जिस तरह से खेल किया गया है, जो संविधान के का संशोधन विधेयक लाया जा रहा है 131, उसमें बिल में एक जो उसकी कॉपी है उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि इससे बुरा और लोकतंत्र और संविधान की जो मूल भावना है उसकी हत्या का और कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। जिसका डर था वही इसमें है कि पूरी तरीके से सीटों को री एलोकेशन करना और गैरीमैंडरिंग के लिए दरवाजे खोल देना है। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन को आगे रख करके और पीछे डिलिमिटेशन का खेल किया जाएगा, वह भी इससे स्पष्ट हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री देश भर में महिला 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 शक्ति की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो उनके हक छीनने का काम करते हैं। राज्य के लिए सीटों का मौजूदा हिस्सा जिस तरह बना रहेगा, यह मौजूदा फ्रीज 1971 की जनगणना के आधार पर है, तो यानी वो आप उसी ढंग से रखेंगे, और 2026 के बाद में जो होगा, तो इस तरह से करके एक सेफगार्ड बनाया जा रहा है और सरकार खेल रही है। इसमें बुरी बात यह है कि जो रिलोकेशन में कौन जनगणना का क्या आधार होगी, जातिगत जनगणना कहां होगी और उसका क्या लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीजें। और इसमें एक नियम कर दिया है कि इसके बाद इसमें सारे बदलाव संवैधानिक संशोधन के जरिए नहीं होंगे, सामान्य सिंपल जो संसदीय मेजॉरिटी है उसी से हो जाएंगे। यानी अपने लिए इन्होंने कह लिया सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस 2/3 की। इसके अलावा असल में इसमें जिस तरीके से किया गया है वो भी समझ लीजिए, इसमें कर दिया गया है इसके खिलाफ आप अदालत भी नहीं जा सकेंगे, यानी ना आप अदालत जा सकेंगे ना कुछ कर सकेंगे, तो आपके ऊपर ऐसा कानून थोपा जाएगा कि आप कुछ ना कर सके। जैसे अभी उन्होंने चुनाव आयुक्त को बना दिया, मुख्य चुनाव आयुक्त को बना दिया कि उनपे कोई मुकदमा ही नहीं हो सकता है, वो कितना भी गुनाह कर ले। तो इसी तरीके से इस मामले में भी करने का खेल किया जा रहा था। तो अब आप समझिए यह खेल, और इस तरह से जब ये करते हैं तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री
MK स्टालिन कह देते हैं कि यह बर्दाश्त की सीमा के बाहर है, यह भारत के मूल सिद्धांत के खिलाफ है, राज्य और केंद्र के जो संबंध है उसके खिलाफ है, क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ाने वाला है और सबके हक मारने वाला है। जी हां, इससे देश के एक बड़े हिस्से के लोगों के हक मारे जाएंगे, राज्यों के हक मारे जाएंगे। जिन राज्यों ने बेहतरीन परफॉर्म किया है, देश के लिए बड़ा योगदान दिया है, उनके हक मारे जाएंगे। तो इस पर स्टालिन ने कह दिया कि परसीमन की जांच से जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उस पर उन्होंने बैठक बुला के कहा कि अब पूरे राज्य में हर घर पर काला झंडा फहराया जाएगा और भारत सरकार को ताकीद किया जाएगा कि यदि वो ऐसा करते हैं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और ये परिणाम किसी भी रूप में हो सकते हैं। हमने देखा है कि किस तरह से लंबे समय तक तमिलनाडु चलता रहा था। राजीव गांधी ने जिस तरीके से श्रीलंका के साथ में लिटे का समझौता करके और उसके बाद में एक शांति स्थापित करने का काम किया था, अपना जीवन देकर भी उन्होंने तमिलनाडु को भारत के लिए बचा लिया था। तो वो जो काम किया था, आज नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं उसमें तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में हो, इसी तरीके से बंगाल में हो, इसी तरीके से दूसरे और तमाम सारे राज्यों में हो, तो यह स्थिति पैदा हो गई है। दक्षिण के राज्यों के लिए बेहद बुरी खबर है। तो भारत को दो टुकड़े में नहीं, कई टुकड़ों टुकड़ों में बांट देने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो यह बात भी इससे साबित हो जाती है। जब वो यह कर रहे हैं, उस समय कर रहे हैं जब भारत में बेहद बुरी स्थिति है। जिस तरह से तमाम संकट पैदा हुए हैं पश्चिमी एशिया में युद्ध के कारण या तमाम प्रतिबंधों के कारण, तो आज भारत में महंगाई दर पिछले 3.5 साल में सबसे ज्यादा हो गई है, सबसे तेजी से बढ़ा है और इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आने वाले वक्त में यह संकट और गहरा जाएगा, बहुत ज्यादा गहरा जाएगा। डीजल, पेट्रोल, LPG, केरोसिन समेत तमाम चीजों के दाम आसमान में पहुंच जाएंगे। राहुल गांधी ने यह बात पहले ही दिन कह दी थी कि हमें एनर्जी सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए था और हमने नहीं दिया। उसका नतीजा है कि आने वाले वक्त में बड़ा संकट खड़ा है और वो दिखाई दे रहा है। इसका उदाहरण देखिए कि होमोज रूट पे जो टैक्स लगा के भी सिस्टम बनाया था ईरान ने, भारत को टैक्स फ्री दे रहा था क्योंकि पुराने रिश्ते थे। उसके बावजूद भारत अमेरिका और इजराइल के साथ जब खड़ा होता है तो अमेरिका वहां नाकेबंदी करता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समस्या का समाधान के लिए काम नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप से बात करते हैं तो कहते हैं भारत के लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, और इसके बाद में तमाम वह नीतियां जो राहुल गांधी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी असल में सरेंडर मोदी है और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर कर रखा है, इजराइल के आगे सरेंडर कर रखा है, तो वह दिखाई दिया। उन्होंने जो बात की, उसका जो उन्होंने ट्वीट किया, उस ट्वीट में ही उन्होंने स्वीकार कर लिया कि किस तरह से उन्होंने सरेंडर किया है। तो जब वो यह बताते हैं तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि भारत का प्रधानमंत्री इस तरह की स्थिति में, उन्होंने लिखा कि मेरे दोस्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया, हमने अलग अलग सेक्टर से हमारे बाइलिटरल कोऑपरेशन में हुई काफी प्रोग्रेस का रिव्यू दिया। यानी उन्हें रिपोर्ट दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। क्या वो बॉस है जो उन्हें रिपोर्ट दे रहे हैं? हम सभी एरिया में अपनी कंप्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने के लिए कमिटेड, यानी उनसे कह रहे हैं हुजूर हम आपके आगे पूरी तरह सरेंडर हैं, आप चिंता मत करिए, कुछ हो जाए हमारे देश के लोग मरते हैं, मर जाने दीजिए, हम आपके आगे सरेंडर रहेंगे। तो यह भी बात उन्होंने कह दी। और इसके बाद उन्होंने कहा कि वेस्ट एशिया के हालात पर भी होर्मुज को पूरी तरह खुला और सुरक्षित रहने की जरूरत पर बल दिया। तो यानी वो कुल मिला के अमेरिका की सरकार आपका आदेश कह रहे हैं। तो अब आप समझिए, उन्होंने इस पर बात नहीं की कि आपकी इस नाकेबंदी के कारण भारत को बहुत बड़ा संकट होने वाला है।
क्योंकि और कोई नहीं, एनर्जी संकट भारत के लिए ज्यादा गंभीर है। तो ऐसी स्थिति है। ईरान तो फिर भी दमदार है और उसकी दम देखने को मिल रही है कि किस तरीके से उसने अपने जहाज को निकाल लिया वहां से, प्रतिबंध के बावजूद, इन सब के बावजूद। तो ईरान का जो प्रतिबंधित सुपर टैंकर, उसने होर्मुज स्ट्रेट पार कर लिया और ईरान की लोकल न्यूज एजेंसी ने इसको पूरा बताया कि कैसे अमेरिका की रोक के बावजूद ईरान के एक प्रतिबंधित सुपर टैंकर ने हार्मुज स्ट्रेट को पार करके ईरान के इमाम खुमैनी बंदरगाह की ओर निकल गया। यानी वो निकल गया, दुनिया को वो टहला रहा है। चाइना ने साफ साफ कह दिया है कि यदि हमारे एक भी टैंकर पर अमेरिका की तरफ से एक गोली चली तो दूसरी गोली चलाने काबिल हम नहीं छोड़ेंगे, हम यूं जवाब देंगे। तो चाइना इस तरह से कह रहा है। उधर अमेरिका के तमाम देश जो दोस्त होते थे, वो यूरोप के देश, वो इटली की प्रधानमंत्री मिलोनी, वो तक इतना कठोर शब्दों में ट्रंप को जवाब दे देती है, इजराइल को जवाब दे देती है, इजराइल से सारे संबंध तोड़ लेती है। इसी तरीके से स्पेन ने उनसे सारे संबंध तोड़ लिए और तमाम देशों ने तोड़ लिए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री झुके पड़े हैं कि सरकार क्या आप करवाएंगे हमसे, हम वो सब कुछ करने को तैयार, हुक्म तो करिए। तो यह स्थिति है, भारत के लोग मर रहे हैं। भारत में जिस तरह की स्थितियां पैदा की हैं, श्रमिक कानूनों को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने बदला, 8 घंटे काम का वक्त होता था, जो कांग्रेस के समय में मांग हो रही थी 6 घंटे करिए जिससे कि और ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, तो इन्होंने 12 घंटे का कर दिया जिससे रोजगार और खत्म हो जाए और इन पूंजीपतियों को जरूरत न पड़े लोगों को नौकरी देने। और जो 8 घंटे में पैसा देते थे वो 12 घंटे में दे रहे। उसके बाद वेज बढ़ाने का काम नहीं हो रहा है। और जब प्रदर्शन होता है, विद्रोह होता है, तब थोड़ा सा बढ़ोतरी कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद में उन प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही से लेके सब कुछ बता दिया जाता है। तो अब आप समझिए, यानी न ये महिलाओं के हैं, न मजदूरों के हैं, न किसानों के हैं, आप देख ही चुके हैं, और न आम जन के हैं जिसे रोजमर्रा में ये सब सामान जरूरत, हर किसी को जरूरत। तो अब आप सोचिए कितना बड़ा संकट पैदा कर दिया है और इस संकट से निपटने की कोई प्लानिंग नहीं। राहुल गांधी इसीलिए कहते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला है जिसके पास कोई रणनीति नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई कूटनीति नहीं। बस कहीं से फोन आता है, आदेश मिलता है और जी हुजूर करके जुट जाता है। जी, तो आप मरते हैं, मरते रहिए, नरेंद्र मोदी की सरकार बची रहे और नरेंद्र मोदी सरेंडर रहे उनके जो उनकी सरकार बनवाने में बड़ा काम करते हैं, हर फ्रॉड करने का काम करते हैं, जो वोट चोरी से लेके सब में उनके साथी बनते हैं। जी हां, इसीलिए जासूसी से लेके सब कुछ करवाते हैं। तो यह एक सत्य है, इस सत्य को जान लीजिए, क्योंकि इसका भुगतान किसी और को नहीं करना है, आपको करना है, हमें करना है, हमारे बच्चों को करना है, आने वाली पीढ़ी को करना है। और हम हिंदू, मुस्लिम और दूसरे जातियों में लड़ते रहेंगे और हम सब बर्बादी में खड़े होंगे। इसलिए आवाज बनने की जरूरत है, खुल के आने की जरूरत है, वैसे ही जैसे हंगरी के लोग निकल के आए और उन्होंने ओरबान की सत्ता को खत्म कर दिया। उसी सत्ता को जैसे नरेंद्र मोदी करते हैं वैसे ही वो करता था। तो अब सोचिए क्या करना है। जय